कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। बिलावल के यहाँ से जाने के बाद बिलावल और चीनी रक्षा मंत्री ने वही काम किया है। जानेंगे दोनों मिलके क्या बयान दे आए। आखिर जयशंकर की कौन सी बात इन दोनों को एक साथ चुभ गई है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का तो लगता है जैसे ब्रेक ही फेल हो गया है और भारत को कोई भी रोक नहीं पाया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से भारत ने अपना 10 को पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एससीओ की बैठक में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता, सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल जाता और बिलावल वापस लौट भी आता इज्जत के साथ। लेकिन बिलावल ने खुद बड़ी गलती करी और खुद भारत को उकसाया, जिसके बाद भारत ने बहुत गंदे तरीके से जवाब दिया। भारत ने पीओके को लेकर भी साफ साफ कह दिया, पीओके कब दोगे ये बताओ। डॉक्टर एस जयशंकर ने जिस तरीके से पीओके को लेकर कहा, अब जैसे कहा पीओके कब दोगे बताओ, वैसे ही चाइनीज रक्षा मंत्री को भी झटका लगा। अरे ये पीओके गया तो हमारा तो सीपेक परियोजना ही पीओके में है, माने कि अब हमें भारत से बात करनी पड़ेगी, पाकिस्तान से बात नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको बता दें डॉक्टर एस जयशंकर ने गोवा में एससीओ की बैठक में एक सीपेक को लेकर कहा था कि कनेक्टिविटी प्रगति के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कनेक्टिविटी जो किसी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन कर सकती है वो सही नहीं है। अब सीपेक को लेकर एकदम साफ साफ इस बात को कहा था। यहाँ से जाने के बाद चीनी रक्षा मंत्री सीधे पाकिस्तान पहुंचे थे। पाकिस्तान में चीनी रक्षा मंत्री बाकी राष्ट्रपति आरिफ अलवी वगैरह से मिल रहे थे और तब तक बिलावल यहाँ से निकल रहा था। बिलावल के यहाँ से निकलने के बाद वहाँ जाकर मुलाकात हुई। अब बिलावल की किस तरीके से बेइज्जती हुई है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से चीनी रक्षा मंत्री जब पहुँचे थे तो यहाँ हिना रब्बानी खार से मिले। इसके बाद इन्होंने कई और नेताओं से भी मुलाकात की। फिर इसकी मुलाकात होती है बिलावल भुट्टो से। इसने जरूर कहा होगा कि तुम्हें जरूरत क्या थी कश्मीर मुद्दे को उठाने की, देखो तुम्हारी क्लास तो लगी, हमारी भी क्लास लगा दी सीपेक को कह के, तो अब हमें किसी न किसी तरीके से इस बात को ढकना होगा, अपनी अपनी इज्जत बचानी होगी। कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा भारत ने जब सीपेक को लेकर एकदम साफ साफ अपनी बात को रख दिया। तब दोनों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला। बिलावल भुट्टो ने भाषण दिया और कहा कि कश्मीर मुद्दे में मेरे साथ हैं मेरे चाइना के जो विदेश मंत्री हैं। हम लोग जो चाहते हैं यूएन के आधार पर सारे फैसले हों और इसके लिए चाइना हमारा समर्थन कर रहा है। वैसे आपको बता दें ये चाइना की मजबूरी है, चाइना चाहे या ना चाहे कम से कम शब्दों में उसे कहना ही पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं इस मामले को लेकर कि सुलह कर लो। हालांकि चाइना ने बड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल किया है। चाइना ने ये कहा कि दोनों देशों का मामला है, ऐतिहासिक मामला है, इसे तरीके से हल कर लेना चाहिए। हालांकि यूएन वाली बात चाइना ने भी जोड़ी है कि यूएन के हिसाब से इसे हल करना चाहिए। दोनों का दर्द हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। अब जरा सोचिए, चाइना वहाँ खड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मामला हल हो जाएगा। चाइना खुद पीओके छोड़कर भाग रहा है और चाइना बड़ी आसानी से पीओके की कुर्बानी भी दे देगा। जितना बड़ा ठग पाकिस्तान है ना, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा ठग चाइना है और वक्त पड़ेगा तो कैसे वो पीओके से पीछे हटेगा और पीओके छोड़कर भागेगा वो आप देख लेना। खैर चाइना का क्या है, फिर उसी परियोजना के लिए भारत से बात करने लगेगा और भारत से बात करेगा, उसे लगेगा कि पाकिस्तान ने तो सीपेक परियोजना को सुरक्षा नहीं दी लेकिन भारत आसानी से सुरक्षा दे देगा। खैर आगे आगे देखिए होता है क्या। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है, कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के देश हैरान है, परेशान है कि भारत का ब्रेक कैसे फेल हो गया है और भारत वो सब कुछ कर पा रहा है जो दुनिया के बाकी देश नहीं कर पा रहे हैं, लाख चाहने के बाद भी। अभी के हालात कैसे हैं हमने आपको बताया था, 2 दिन पहले की ही खबर है कि अमेरिका
डिफॉल्ट कर सकता है और अमेरिका ने जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया है। अमेरिका अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ब्याज दरों को बढ़ा रहा है और ये कहानी सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं है, काफी सारे अमीर देशों के साथ यही स्थिति है। हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से 20 देशों में भारत ही वो देश है जहां मंदी के आसार सिर्फ 0% है, मतलब कि एकदम ना। बाकी दुनिया के अमीर देश, छोटे देश, बड़े देश, सब पे कुछ न कुछ परसेंटेज लगा हुआ है। तो ये जो माहौल है, इस माहौल के बीच भारतीय खजाने और भारतीय इकोनॉमी को लेकर ऐसी खबर सचमुच कोई नहीं सोच सकता था। एक समय जो भारतीय खजाना डूब रहा था और लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, आसपास को देखकर डर तो लगता ही है। श्रीलंका में ये हालात, पाकिस्तान में ये हालात, हमारे भी खजाने गिर रहे हैं, कहीं हमारी भी स्थिति ऐसी ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर एकदम से चीजें बदलती हुई नजर आ रही है पिछले कुछ महीनों से। दुनिया भर की एजेंसियां इस बात को स्पष्ट कर रही हैं कि आने वाले समय में भारत जो इस साल की परफॉर्मेंस देगा वो कोई और देश नहीं दे पाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था टॉप के पोजीशन में रहेगी और यही आधार बनेगी ग्लोबल इकोनॉमी की। अब पहला रिकॉर्ड भारत ने तोड़ा, 13 साल पुराना। भारत का सर्विस सेक्टर बहुत गजब की उछाल मार चुका है और इसकी ग्रोथ ने पिछले 13 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जो एक्टिविटी देखी गई अप्रैल महीने में, ये बहुत ही ज्यादा सर्विस सेक्टर में देखने को मिली, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रहा है भारत का सर्विस सेक्टर। भारतीय सर्विस पूरे एशिया में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। हमने देखा कि अपना पड़ोसी पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए नाक कान आंख सब रगड़ने को तैयार है IMF के सामने कि मेरी अर्थव्यवस्था बच जाएगी। वहीं भारत के फॉरेन रिजर्व, जहां इस वक्त दुनिया भर में फॉरेन रिजर्व गिर रहे हैं, यहाँ पर $4.5 बिलियन के बढ़ोतरी को देखा गया। इसके साथ साथ भारत का खजाना हो गया $588.78 बिलियन। ये बढ़ोतरी लगातार पिछले कुछ महीनों से चल रही है। बीच में एक बार गिरने की बात आई थी, पर उसके बाद वापस से इसने अपनी पोजीशन संभाल ली। ये बात बता रही है कि भारतीय इकोनॉमी सचमुच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और IMF और दुनिया की जो संस्थाएं कह रही हैं भारतीय इकोनॉमी के बारे में, वो बिल्कुल सही है कि जल्द ही भारतीय इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी की एक सबसे बड़ी पार्ट होगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।